नमस्कार, मैं हूं सचिन, लेकर हाजिर हूं जो कहेंगे सच कहेंगे। इजराइल और ईरान के बीच पिछले 6 दिनों से भीषण बमबारी चल रही है, भीषण युद्ध चल रहा है। कहने को तो यह ईरान और इजराइल के बीच की जंग है, पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन इस सच्चाई में जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री हो गई है, और डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू से लेकर के अभी तक हर मोड़ पर, हर चैप्टर पर इजराइल की तरफ से अपनी भूमिका दिखाई है, उससे ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा है। लिहाजा बिना डरे ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनी ने ऐलाने जंग कर दिया है। उन्होंने साफ कह दिया है, उन्होंने इजराइल के साथ ही अमेरिका को भी खुली धमकी दी है, बहुत बड़ी धमकी दे डाली है। ईरान की इस धमकी के बाद अगर अमेरिका कोई कार्रवाई करता है तो यह मान लीजिए कि अब यह सिर्फ 2 देशों के बीच नहीं, यह वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि उधर अमेरिका भी पूरी तैयारी में है ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम को रोकने के लिए। खमेनी को सत्ता से बेदखल करने तक की योजना पर अमेरिका पूरी मजबूती के साथ मानो काम कर रहा है, जिसमें उसने इजराइल को अपना जरिया बनाया है। तो ऐसे में सवाल यह है, टॉप स्टोरी ऑफ द डे, कि क्या ईरान के न्यूक्लियर सेंटर पर हमला करने की तैयारी में अमेरिका? दूसरा, ईरान में खमेनी का खात्मा और सत्ता परिवर्तन क्यों चाहता है इजराइल और अमेरिका? खमेनी का सरेंडर से इनकार और अमेरिका को धमकी देने के बावजूद अब युद्ध का स्वरूप क्या होने वाला है, क्योंकि ईरान ने सीधे तौर पर अमेरिका को भी धमकी दे दी है। और इजराइल और ईरान के बीच जारी मौजूदा जंग क्या वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगी? आज इस पर जो भी कहेंगे सच कहेंगे, साथ ही ये भी बताएंगे, सच आपको दिखाएंगे ईरान था क्या, दिखता कैसा था, पहले ईरान कैसा था, अब कैसा हो गया। आज इसी पर जो कहेंगे सच कहेंगे। दरअसल इजराइल के साथ जारी युद्ध 6ठा दिन, ठीक है, अब ऐसा रुख हो गया है, ईरान ने आज ऐसा रुख अपनाया है, पूरी दुनिया में तबाही मचनी अब यकीन मानिए तय मानी जा रही है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमेनी के नए स्टैंड से अमेरिका सख्ते में है। दरअसल ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमेनी ने आज राष्ट्र के नाम संबोधन किया, देश से मुखातिब हुए और कहा कि अमेरिका सुन ले, हम सरेंडर नहीं करेंगे। कल कहा था ना ट्रंप का, आपको वो याद होगा, वो जो सोशल मीडिया पर लिखा था अनकंडीशनल सरेंडर। खमेनी आज बाहर आए, हम सरेंडर नहीं करेंगे, अमेरिका सुन ले। खमेनी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी देते हुए धमकी भरे लिहाज में कह दिया कि अगर इजराइल के खिलाफ जंग में अमेरिकी सेना ने दखल भी दिया ना, अंजाम बहुत बुरा होगा। पूरे ईरान को एड्रेस कर रहे थे खमेनी। खमेनी ने कहा, जो लोग ईरान का इतिहास जानते हैं ना, उनको पता है ईरानी किसी की धमकियां नहीं सुनता। इजराइल को चेताते हुए खमेनी ने धमकाया कि इजराइल ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, उसे सजा तो मिल के रहेगी। और साथ ही खमेनी ने यह भी कहा कि ईरान थोपा हुआ युद्ध और थोपी हुई शांति दोनों नहीं मानेगा। फोर्स्ड वॉर एंड फोर्स्ड पीस दोनों नहीं मानेंगे। इससे पहले खमेनी ने कल देर रात इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में लिखा कि महान हैदर के नाम पर लड़ाई अब शुरू होती है। अली अपनी जुल्फिकार के साथ खैबर लौटते हैं। इस ऐलान के बाद ईरान ने बीती रात इजराइल पर 25 से ज्यादा मिसाइलें दाग दी। यह था ऐलान जंग फुल फ्लैश तरीके से खमेनी जब सामने आए। ईरान के सुप्रीम लीडर का यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उस बयान का पलटवार है जिसमें ट्रंप ने खमेनी को टारगेट करने, उन्हें अनकंडीशनल सरेंडर करने को कहा था। वी आर नॉट किलिंग यू एज ऑफ नाउ। वहीं ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर खमेनी को धमकाते हुए कहा था, अनकंडीशनल सरेंडर कर दो। ये देखिए, अब ईरान के आसमान पर हमारा पूरा कंट्रोल है। हम अच्छे से जानते हैं कि तथाकथित सुप्रीम लीडर कहां छिपा है। उसे टारगेट पर लेना बहुत आसान है, लेकिन वो वहां सुरक्षित है। हम उसे मारने नहीं जा रहे हैं, कम से कम अभी तो नहीं।
लेकिन हम चाहते हैं कि नागरिकों और अमेरिकी सैनिकों पर मिसाइल अटैक ना हो। हमारा धैर्य जवाब दे रहा है। अनकंडीशनल सरेंडर। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस पोस्ट से कयास लगाए गए हैं कि उन्होंने ईरान से इजराइल के खिलाफ युद्ध में हथियार डालने को कहा है। वही ट्रंप के इस दावे से लगभग यह साफ हो चुका है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ इजराइल की ओर से पूरी मजबूती के साथ बैटिंग कर रहा। अब एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, हम आपको बताते हैं, यह आपने सुना भी नहीं होगा। यह खुलासा ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका का जो गठजोड़ है उसकी पूरी प्लानिंग हमारे हाथ लगी, हम आपको दिखाते हैं। खुलासा यह है कि इजराइल ने दिसंबर 2024 में ईरान पर हमले की योजना बना ली थी। अब जून चल रहा है ना, दिसंबर में योजना बना ली थी, एकदम तो युद्ध होता नहीं। दिसंबर में योजना बना ली थी। बेंजामिन नेतन्याहू ने फरवरी में वो अमेरिका गए थे। अमेरिका के व्हाइट हाउस में वो पीपीटी लेकर के गए थे। राष्ट्रपति ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग हुई थी। पीपीटी का मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। नेतन्याहू ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर ओवल ऑफिस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने प्रेजेंटेशन दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स बाकायदा इस रिपोर्ट को छापता है कि हमले में शामिल होने या कुछ भी ना करने का विकल्प उस वक्त ट्रंप ने चुना। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने चुना कि बीच का रास्ता ही ठीक रहेगा, अभी नहीं हमला। इजराइल को कहा कि आपको हमला करना है तो आप कर सकते हैं। अमेरिका की जो सीक्रेट एजेंसी खुफिया समुदाय है वो अघोषित समर्थन जैसा अमेरिका देता है वो देता रहेगा। अब रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने ट्रंप को खामेनेई के खात्मे और ईरान में सत्ता परिवर्तन की पूरी रूपरेखा, पूरा मॉडल उस प्रेजेंटेशन में बता दिया था। यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली अमेरिका भी इस युद्ध में एक अहम किरदार उसी वक्त से निभा रहा है। अपना मोर्चा वो संभाल रहा है, यानी युद्ध में तो वो भी है। अमेरिका खुद को इस जंग में प्रत्यक्ष तौर पर लगभग शामिल करना, अब वो जैसे कल के बयान देखे तो अब वो इस तरीके से लग रहा है कि क्या प्रत्यक्ष तौर पर शामिल हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी मजबूती बढ़ानी शुरू कर दी है। आज का लेटेस्ट अपडेट ये है। कल ट्रंप वो ट्वीट और तमाम चीजें अनकंडीशनल, उसके बाद खामेनेई, अब अमेरिका कैसे पोस्चरिंग कर रहा है ये देखिए। अमेरिका ने यूएई, जॉर्डन, सऊदी अरब और सीरिया में अपने सैन्य अड्डों पर तैनात सैनिकों को हाई अलर्ट पर रख दिया। उसके सैनिक हैं वहां पे ऑलरेडी। अमेरिकी आंकड़ों के मुताबिक मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 40,000 से ज्यादा सैनिक हैं। 40,000, 40,000 सैनिक हैं। सऊदी अरब, यूएई, सीरिया, जॉर्डन, यहां पर अपने जो बेसिस है उसको उसने एक्टिव कर दिया। मिडिल ईस्ट के इन देशों में अमेरिका अपने फाइटर जेट्स को तैनात करने का अब उसने फैसला किया है। 40,000 तो सैनिक हैं। अब वो एक कदम आगे बढ़कर, कल डोनाल्ड ट्रंप खुद इस बात को कह रहे थे, मिडिल ईस्ट में अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है, फाइटर जेट्स को बढ़ा रहा है, वहां पर तैनात कर रहा है। जाहिर सी बात है, मिडिल ईस्ट में कहां वो युद्ध चल रहा है, ईरान इजराइल में चल रहा है। इंपैक्ट का अमेरिका किसके साथ खड़ा है? इजराइल के साथ। यूएस के अधिकारी ने बताया कि अमेरिका अपना लड़ाकू विमान F-16 की तैनाती कर रहा है। F-16 के अलावा फाइटर जेट F-22 भी वहां पर तैनात हो रहे हैं। मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ मोर्चा वो लगाने वाला चारों तरफ से वैसी वो पोस्चरिंग कर रहा है। इसके साथ ही उसका सबसे विध्वंसक है F-35, F-35 अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के लिए रवाना कर दिया है। ये रिपोर्ट्स कह रही हैं, अमेरिकन रिपोर्ट्स कह रही कि मिडिल ईस्ट के लिए ये विमान रवाना हो चुके हैं। अमेरिकी प्रशासन की ओर से कहा गया कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट में पहुंचेगा। इसके अलावा करीब 30 ईंधन भरने वाले विमान भी, रिफ्यूलिंग वाले, फ्यूलिंग वाले विमान भी, वो भी चल चुके। एक अमेरिकी सूत्र ने हमें बताया कि अगर ट्रंप हरी झंडी देते हैं तो हमलों में भागीदारी की इजाजत देने की तैयारी भी अंदर खाते अमेरिका में की जा रही है कि डायरेक्टली, यानी कि मैदान पे कूद जाया जाए, और उसकी भी तैयारी की जा रही है। ये तो हमने आपको बताया किस तरीके से फाइटर जेट और ये तमाम चीजें जो हैं वो लगाई गई हैं। यानी इजराइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष में अमेरिका खुले तौर पर अब सामने आ रहा है, इजराइल का साथ दे रहा है। इजरायली चैनलों की ओर से भी दावा किया जा रहा है कि ईरान पर होने वाले हमलों में अमेरिका भी शामिल हो सकता है। हालांकि अब तक अमेरिका की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि, टीवी की पुष्टि, आधिकारिक बयान ऐसा नहीं आया। इजराइल अपने टेलीविजन पर कह रहा है। इस बीच अमेरिकी अधिकारियों की माने तो अगर उनसे युद्ध शुरू हुआ तो ईरान होर्मुज जल्द मरुमध्य में बारूदी सुरंगें बिछा सकता है। यानी अमेरिका युद्धपोत, यानी बिल्कुल बीच समंदर में युद्धपोत फारस की खाड़ी में पहुंच जाए। इसके लिए भी अमेरिका अपनी पूरी तैयारी उसने शुरू कर दी है। B-52 अमेरिका ने
अपना B-52 स्ट्रैटफोर्टिस बॉम्बर्स को डिएगो गार्सिया जो आइलैंड है हिंद महासागर में, अमेरिका ने अपना बेस कैंप वहां बना रखा है, इस द्वीप पर B-52 स्ट्रैटफोर्टिस बॉम्बर्स की तैनाती ईरान के खिलाफ संभावित हमले के लिए एक चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है, वहां पर वो शुरू करती है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि डिएगो गार्सिया रणनीतिक रूप से, ये देखिए आप मैप में देखिए, ये अमेरिकी सैन्य अभियानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मंच है। यह द्वीप अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण अड्डा है जो खाड़ी युद्ध, इराक युद्ध और अफगानिस्तान के युद्ध में भी इस्तेमाल किया गया था, यानी पूरा मिडल ईस्ट उससे कवर हो जाता है। अब डिएगो गार्सिया द्वीप पर अमेरिका ने अपने जिस फाइटर जेट B-52 स्ट्रैटोफोर्टिस को तैनात किया है, वो अपने आप में युद्ध की एक नई कहानी बयां करता है। B-52 स्ट्रैटोफोर्टिस को बफ यानी बिग अगली फैट फेलो के रूप में जाना जाता है। B-52 स्ट्रैटफोर्टिस ये लंबी दूरी का एक भारी बम गिराने वाला बम वर्षक विमान है। कई तरह के मिशन अंजाम दे सकता है। 50,000 फीट की यानी कि 15,166 के करीब मीटर की ऊंचाई पर जा सकता है। सबसोनिक गति से उड़ान भर सकता है। दुनिया भर में सटीक नेविगेशन के लिए जाना जाता है। सटीक, एक बार निर्देश दे दिया, ठीक वहीं पर जाकर के ही हमला करेगा। 70,000 पाउंड का है वजन, यानी 32,000 किलो कि जो हथियार है वो ले जा सकता है। ये 70,000 पाउंड तो खुद का वजन है, 32,000 के तो हथियार ही ले जाएगा। हवाई ईंधन के बिना इसकी सामान्य लड़ाकू सीमा लगभग 8,800 मील यानी 14,200 किलोमीटर तक की यात्रा मानी जाती है। सभी B-52 को 2 इलेक्ट्रो ऑप्टिकल व्यूइंग सेंसर, एक फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड और उन्नत टारगेटिंग पॉइंट से लैस किया जा सकता है ताकि टारगेट बिल्कुल सटीक हो। बोइंग ने इसे डिजाइन किया है, बोइंग ने इसे निर्मित किया है। 1955 से यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स में ये शामिल किए गए थे। अप्रैल 1952 में पहली उड़ान भरी थी। दुनिया के सबसे घातक माने जाते हैं, इसका कोई तोड़ नहीं है। चमगादड़ की तरह दिखता है, ये देखिए इमेज इसकी, बिना पूंछ वाला होता है। अत्याधुनिक फाइटर जेट है, स्टील्थ बॉम्बर है, इसे रडार पर पकड़ना भी बहुत मुश्किल होता है। शीत युद्ध के समय सोवियत रूस के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका ने यह बॉम्बर बनाया था। अमेरिका के पास 20 है B-52। और दिलचस्प बात यह है कि उसने अब तक किसी भी देश को यह बॉम्बर बेचा ही नहीं है, एक्सक्लूसिव है, खुद के लिए बनाया, इतना तैनात, अब मिडिल ईस्ट में तैनात करेगा। अगर अमेरिका जंग में कूदता है तो ईरान पर अटैक करने का अभियान शुरू करता है, तो माना ही जा रहा है कि हिंद महासागर के डिएगो गार्सिया जो हमने द्वीप दिखाया, यह अमेरिका का प्रमुख बेस होगा। यहां से वो बड़ी भूमिका निभाएगा। यहां से खासकर ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स है वहां से सीधा वो टारगेट कर सकता है। फोर्डो न्यूक्लियर सेंटर को तबाह करने में। अब फोर्डो न्यूक्लियर सेंटर क्या है जिसके लिए पूरी जंग ये छिड़ी हुई है, ईरान मान नहीं रहा है। ये ईरान का दूसरा सबसे बड़ा परमाणु ठिकाना है। ये फोर्डो एक पहाड़ के अंदर स्थित है। ये पहाड़ है, पहाड़ के अंदर। जानकारों का मानना है कि ईरान ने अपने हथियार और यूरेनियम का ज्यादातर हिस्सा जो है यहीं रखा हुआ है। लगभग 60% यहां पर एजेंसीज कोट करती हैं जो यूरेनियम है उसने यहां पर प्रिजर्व करके रखा हुआ है। 2200 सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल वो करता है कि ये साइट मानी जाती है, यहां पर वो चलता है सब। इजराइल की नजर ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर है। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो NSA हैं, तजाची होनेगबी, उन्होंने कहा कि जब तक ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर सेंटर को डैमेज नहीं कर देते ना हम, ऑपरेशन नहीं रुकेगा। यह सेंटर जमीन से 90 मीटर नीचे है और इसमें यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए हजारों सेंट्रीफ्यूज है। इसे निशाना बनाने के बाद ही हम रुकेंगे, सोचेंगे ऑपरेशन रोकना है कि नहीं। और इजराइल के पास बंकर तोड़ बम है नहीं, यानी कि जमीन के नीचे अगर बंकर में काम चल रहा है, वहां कोई फैक्ट्री बना रखी है यूरेनियम की, वो इजराइल के पास नहीं है, जिन्हें MOP कहते हैं, मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर। इन बमों का वजन 13,000 किलोग्राम होता है। MOPB यानी कि इसकी फीचर, इसकी जो तमाम खूबियां हैं वो इस तरीके की होती हैं। इसका नाम GBU-57 के नाम पर पड़ा। डायमीटर 2.6 मीटर है, लंबाई इसकी 69 फीट, वजन 13,000 किलो, रेंज 200 फीट अंडरग्राउंड तक, यानी जमीन है
उससे अंडरग्राउंड 200 फीट तक ये वार कर सकता है। 200 फीट अंदर जाकर के ब्लास्ट करने की क्षमता रखता है। वॉरहेड इसका 2600 किलो है। आम तौर पर इसे कहते हैं कि बंकर बस्टर बम, बंकर को तबाह करने वाला बम। अगर बंकर के अंदर कुछ चल रहा है तो यह बम उसको तबाह कर देगा। अगर वहां यूरेनियम है, तमाम चीजें हैं, तो वो तबाह हो जाएगी। इजराइल और अमेरिका अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो भाई जाहिर सी बात है, अब सरवाइव करना है तो ईरान कैसे पीछे रहता। ईरान की IRGC ने इजराइल के खिलाफ हमले के नए फेज का ऐलान कर दिया। IRGC ने फतेह हाइपरसोनिक मिसाइलों को तैनात करने की घोषणा कर दी है। IRGC का कहना है कि ये मिसाइलें इजराइल की हवाई सुरक्षा को भेद सकती हैं। ये तक कह रहा है कि जो आयरन डोम है इजराइल के ऊपर, ये तो उसके अंत की शुरुआत है। ये ईरान का रिटेलिएशन है। क्या है फतेह मिसाइल? ईरान क्यों इतना बूस्ट हो रहा है कि हमने भी जो है पूरी तैयारी की और फतेह मिसाइल से दागा है कि ये हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। 1400 किलोमीटर इसकी रेंज है, जा सकती है इजराइल तक, जो कि गई है। 350 से 450 किलो का वॉरहेड, 16,000 से 18,500 से किलोमीटर घंटा प्रति स्पीड है इसकी। री एंट्री व्हीकल है, बार बार जा सकती है। सेफ्टी सिस्टम भेजने में सक्षम है, जिसे वो आयरन डोम कह रहा है, उसको भेज दिया। जून 2023 में ये डेवलप हुई थी और 1 अक्टूबर 2024 को पहली बार इसको इस्तेमाल में लाया गया था। अब क्वेश्चन ये है, प्रश्न ये है कि आखिर इजराइल में अमेरिका का ऐसा कौन सा हित है जिसके कारण वो खुलकर समर्थन में ना खड़ा रहता है, बल्कि यूं कहिए कि जैसे उसके ऊपर युद्ध हुआ हो, युद्ध लड़ने को तैयार आता है। इजराइल युद्ध लड़ रहा है। इजराइल के पास अगर संख्या के हिसाब से देखा जाए ना, ठीक है, ताकत ज्यादा है, संख्या के हिसाब से देखा जाए इजराइल के पास ईरान से भी आधी मिसाइलें हैं, लेकिन अमेरिका अपना पूरा सब कुछ देने को तैयार है, फाइटर जेट जा रहे हैं। आखिर कारण क्या है? दरअसल 4 मेन रीजन है जो हमारी रिसर्च में पता लगे। एक तो दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, रणनीतिक साझेदारी, वो गजब की है, कमाल की है, दोनों एक दूसरे को समझते हैं। मध्य पूर्व में अमेरिका को पता है कि सबसे विश्वसनीय कोई सहयोगी है तो वो इजराइल है। उसको कहीं पूरे मिडिल ईस्ट तमाम जगहों पर अपना वर्चस्व, प्रभुत्व काम करना है तो इजराइल है। इस कारण से वो रिलाय करता है। दूसरा यह है कि परमाणु नीति और क्षेत्रीय संतुलन अगर अमेरिका को अपने हाथ में रखना है, बढ़ाना है, तो भी इजराइल की जमीन ही उसे भाती है, फपती है। ईरान को कंट्रोल करना है तो इजराइल पार्टनर के तौर पर भाता है। तीसरा कारण है आर्थिक और तकनीकी सहयोग। बहुत बड़े पार्टनर हैं दोनों, इधर आर्म इंडस्ट्री, उधर आर्म इंडस्ट्री, साइबर सिक्योरिटी। इजराइल तकनीक में इतना उन्नत है, अमेरिका के साथ मिलकर काम करता है। व्यापार के लिए दोनों मिलकर के काम करते हैं। पूरे मध्य पूर्व में जाकर के अपने हितों को बढ़ावा देते हैं। वो इजराइल जहां तक पहुंच पाया मध्य पूर्व में, जहां पर पहले बॉयकॉट होता था मिडिल ईस्ट में तमाम, वहां पर जाहिर सी बात है अमेरिकन लॉबी का हाथ है। और चौथा बहुत अहम, वो है अमेरिका में जूइश लॉबी। इसे जूइश लॉबी कहते हैं। अमेरिका के चुनावों की बहुत बड़ी फंडिंग जूइश लॉबी होती है। बहुत अमीर है वहां पर, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, थिंकर्स हैं। इसका प्रभाव वहां की राजनीति पर हमेशा पड़ता है जूइश लॉबी का। ये 4 कारण है, इसलिए अमेरिका बैक कर रहा है। अब इस क्षेत्र में ईरान अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है, ये अमेरिका जानता है इस पूरे रीजन में। बाकी सबको तो ऑलमोस्ट सेट किया ही हुआ है उसने। अब अमेरिका इजराइल का ही इस्तेमाल करता है। इसके 5 बड़े कारण हैं। एक तो परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाना। अमेरिका का उद्देश्य ईरान को जो है हथियार वो विकसित ना करे, ये हमने आपको बताया कि किस तरीके से वो रोक लगा सकता है। दरअसल इजराइल जो है हिजबुल्लाह, हूती, हमास जैसे ईरान समर्थित जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं उनको कंट्रोल में रखता है। उनको कंट्रोल में रखता है, इसलिए फिर ईरान कंट्रोल में रहता है। अमेरिका का सीधा कॉन्फ्लिक्ट ईरान से, इस कारण से इजराइल मेन हो जाता है। अमेरिका इजराइल के जरिए ईरान को सैन्य चेतावनी देकर उसको नियंत्रित करता है। अब भी वो कूदा हुआ है। इजरायली हमलों से दबाव मिलाकर अमेरिका ईरान पर सैंक्शंस लगा देता है, कूटनीतिक दबाव बना देता है। यानी कि ईरान को अगर टैकल करना है तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अमेरिका इजराइल के समर्थन से रूस, चीन जैसे देशों पर भी वो अपना संदेश देता है, प्रभाव बनाता है, क्योंकि वो बैक करते हैं ईरान को। इस कारण से जो पूरा गणित है वो हमने आपको समझाने की कोशिश करी। अब ऐसे में एक संभावना यह है कि इजराइल से जारी जंग के बीच ट्रंप ईरान को लास्ट चांस ऑफर भी दे रहे हैं। एक ये चीज भी चल रही है कि ये थ्योरी चल रही है, ट्रंप चाहते हैं लास्ट चांस देते हैं। यरूशलेम पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 20 दिन पहले ईरान को दिए गए प्रस्ताव से यह थोड़ा बेहतर हो सकता है।
कि जीरो यूरेनियम एनरिचमेंट की अमेरिकन थ्योरी चल रही है। एबीसी न्यूज हम कोट करते हैं, उसके अनुसार अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी इसके संकेत दिए हैं। क्या कुछ कहना था? इनडायरेक्टली तो यही लग रहा है, बंद कर दो सब कुछ, खत्म कर दो सब कुछ, और उसके बाद कहीं ना कहीं बातचीत को राजी हो जाएंगे। लेकिन ईरान के परमाणु ठिकानों के साथ साथ उसके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई भी इजराइल और अमेरिका के निशाने पर है। बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही संकेत दे चुके हैं कि खामेनेई के खात्मे के बाद ही यह जंग रुकेगी। इसके बाद अब इजराइल के रक्षा मंत्री कात्ज, उन्हें सीधी धमकी दी है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि सुप्रीम लीडर खामेनेई का हश्र इराक के जो पूर्व तानाशाह हुए ना, कोट कर रही, ये कोट सुनिएगा, पूर्व तानाशाह सद्दाम हुसैन की तरह होगा। क्या कहा था ये देखिए, ये हम आपको सुनाएंगे। उन्होंने कहा था कि सद्दाम हुसैन की तरह होगा। दरअसल अमेरिका, ब्रिटेन और सहयोगी देशों ने मार्च 2003 में इराक पर हमला कर बगदाद पर कब्जा कर लिया। दिसंबर 2003 में सद्दाम को तिक्रित के पास भूमिगत ठिकाने से पकड़कर उस पर मुकदमा चलाया गया था। इराक की बात है। फिर 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई थी। अमेरिका ने सद्दाम हुसैन पर 4 बड़े आरोप लगाए थे। सद्दाम हुसैन को इसी तरीके से जैसे वो कह रहा है कि ईरान में कुछ वैसी थ्योरी थी, सद्दाम हुसैन पर 4 बड़े आरोप लगाए थे। कहा था कि वहां वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, परमाणु हथियार हैं, जैविक हथियार हैं, ये तमाम चीजें उस वक्त बुश हुआ करते थे। अल कायदा जैसे आतंकी संगठन को वो सहायता करता है, ये लगाया था। इंतजाम के आतंकवाद को समर्थन करता है, कुर्दों को समर्थन करता है, शिया को समर्थन करता है। इस कारण से हमारा जंग में आना वहां पर बहुत जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय नियम, मानवाधिकार है, उसका उल्लंघन करता है। तो अमेरिका का जो सबसे बड़ा आरोप यह था कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, बिल्कुल पूरी दुनिया को खत्म करने वाले हथियार उसके पास है। हालांकि बाद में यह आरोप झूठा निकला था। सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटका दिया गया था, अबदस्त कर दिया गया था, अमेरिका के हाथ कुछ नहीं आया था। तो क्या अमेरिका जो इतने बोझ के कह रहा है कि हम निशाना बना देंगे ईरान को, हम निशाना बना देंगे ईरान को, उसके नीचे बहुत यूरेनियम है, क्या कहीं खोखला तो नहीं है? पिछले एक इतिहास को हमने आपके सामने रखा। आज अमेरिका, इजराइल की ईरान के साथ जो कट्टर दुश्मनी दुनिया देख रही है, हमेशा ऐसा नहीं था। 1979 में ईरान की इस्लामिक क्रांति से पहले ईरान और अमेरिका अच्छे सहयोगी थे। शाह का राज था। उस दौर में ईरान एक आधुनिक और पश्चिमी प्रभाव वाला देश था। तब ईरान आधुनिक था, पश्चिमी संस्कृति का प्रतीक था। ईरान कुछ और ही खुशहाल हुआ करता था, महिलाओं की हालत कुछ और थी। एक नजर डालिए उस ईरान पर। (1979) से पहले तक शाह मोहम्मद रजा पहलवी के दौर में ईरान के समाज पर पश्चिम का प्रभाव इस कदर था कि जब तेहरान को मध्य पूर्व का पेरिस कहा जाता था, सिनेमाघरों में, हॉलीवुड की फिल्में, कैफे में जैज म्यूजिक और सड़कों पर पश्चिमी फैशन नजर आता था। महिलाओं की हिजाब से छूट थी। शहरी महिलाएं मिनी स्कर्ट, मैक्सी ड्रेस और बेल बॉटम जैसे पश्चिमी कपड़े पहनती थी। पार्टियां, डांस क्लब और सामाजिक समारोह आम थे। यूनिवर्सिटीज में महिलाएं और पुरुष एक साथ पढ़ाई करते थे। शहरी उच्च वर्ग में शराब का सेवन प्रचलित था। महिलाओं को वोटिंग और शिक्षा का अधिकार था। शाह के व्हाइट रेवोल्यूशन ने भूमि सुधार, औद्योगिकरण और शहरीकरण को बढ़ावा दिया। तेहरान जैसे शहर आधुनिक बन रहे थे, लेकिन ये आधुनिकता केवल शहरी अभिजात वर्ग तक सीमित थी। ग्रामीण इलाकों में गरीबी और असमानता थी और शाह की सवाक पुलिस क्रूर थी। इस कारण से असंतोष को हवा मिल गई। शाह के पश्चिमीकरण और खुले फैशन ने धार्मिक और परंपरागत समुदायों में असंतोष पैदा कर दिया। शिया उलेमा और परंपरावादियों ने इसे इस्लामी मूल्यों के खिलाफ माना। इस असंतोष को अयतुल्लाह खमैनी ने इस्लामिक क्रांति के रूप में बुनाया। 1979 में अयतुल्लाह के नेतृत्व में इस्लामिक क्रांति ने शाह के शासन को उखाड़ फेंका। शाह ने ईरान छोड़ दिया और खमैनी सर्वोच्च नेता बन गए। ईरान एक इस्लामिक मुल्क बन गया। इस्लामिक कानूनों ने समाज को बदल दिया। हिजाब और इस्लामिक ड्रेस कोड अनिवार्य हो गया। सिनेमाघरों पर ताले लग गए और पश्चिमी संगीत पर प्रतिबंध। महिलाओं की स्वतंत्रता सीमित हो गई और नैतिकता पुलिस ने सख्ती से इस्लामिक नियम लागू कर दिए। इस तरह इस्लामिक क्रांति ने ईरान की सामाजिक संरचना को पूरी तरह से बदल दिया और एक आधुनिक देश कट्टर पंथ के दलदल में फंसता चला गया। यानी कि 1979 से पहले का ईरान और अब का ईरान
और आगे ईरान का क्या होगा ये कौन जानता है। इजराइल और ईरान की जंग के कारण पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध के मुहाने पर खड़ा हो गया। मध्य पूर्व के देश युद्ध भड़कने की आशंका से चिंतित हैं। बदली हुई परिस्थिति में अमेरिका को अब अपने पुराने सहयोगी पाकिस्तान की याद आ गई है। कारण यह है, अब इसे हिपोक्रेसी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे, पहले आप खबर पूरी देखिए। पाकिस्तान से सेना प्रमुख और फील्ड मार्शल, हारे हुए जनरल जो फील्ड मार्शल बने असीम मुनीर, वो अमेरिका गए हैं 5 दिन के दौरे के लिए। थोड़ी देर में असीम मुनीर और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में इकट्ठे लंच करेंगे। ट्रंप ने बुलाया है, क्या वो इकट्ठे लंच करते हैं? कल ईरान को कह रहे थे अनकंडीशनल सरेंडर, यहां कहते हैं सीज फायर। मुनीर हार के बंकर में छिपा था, उसको लंच करवा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अचानक मुनीर का अमेरिका दौरा बहुत से सवाल खड़ा कर रहा है। हम तो उठाएंगे सवाल, जाहिर सी बात है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में, खासकर भारत के नजरिए से। हम अभी G7 होके आए हैं, G7 समिट में हिस्सा ले रहे हैं, पीएम मोदी कनाडा में ही है। अब उम्मीद ये थी कि ट्रंप से मुलाकात होगी, ये चीज बात होगी, साफ होगी, जो वो सीज फायर ये तमाम कहते रहे। हालांकि पीएम ने साफ कर दिया फोन पर, और ये बाकायदा वहां पर G7 में भी बोला है कि पाकिस्तान किस तरीके से परपेट्रेटर है और पाकिस्तान जो है सिर्फ आतंक बनाता है, आतंकी भेजता है। अब उसके फील्ड मार्शल को आप बुला रहे हैं, बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये डिप्लोमेसी के थ्रू रेस किया जाता। खैर वो मुलाकात हुई नहीं। ऐसे में समझना आवश्यक है, अब इसके अंदर की थ्योरी को डीकोड करते हैं कि इस मुलाकात के मायने क्या है। अमेरिका अचानक क्यों पाकिस्तान टेररिस्ट मुक्त, तो वो भी कहता था एक बार, कोट अनकोट बाकायदा कहता था। अब कैसा हुआ कि जब से इंडिया पाकिस्तान हुआ तो वो पाकिस्तान पाकिस्तान कर रहा है। हम आपको बताते हैं कि आखिरकार इस गलबैयों का कारण क्या है। सबसे बड़ा कारण यही है, इजराइल ईरान ये एक दिन में नहीं हुआ। हमने आपको बताया ना कि दिसंबर वाला वो पीपीटी, अमेरिका पाकिस्तान को ईरान से दूरी बनाने या फिर तटस्थ रहने के लिए दबाव डाल रहा है। वो कह रहा है कि मुल्क साथ आओ, मुल्क साथ आओ, मुल्क साथ आओ, इस्लामी मुल्क साथ आओ। नहीं आए ना पाकिस्तान, क्यों? अमेरिका उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब पाकिस्तानी एयरबेस का अगर उपयोग करना पड़े ईरान के खिलाफ डायरेक्ट उतरता है तो इससे बढ़िया क्या होगा। अब पाकिस्तान तो है ही उसका, जैसे कहते कोई भी किराए पे ले लेता। तो इस कारण से अब वो पाकिस्तान को खुश कर रहा है। इस मुलाकात में आतंकवाद विरोधी सहयोग पर अमेरिका जोर दे सकता है। हालांकि अमेरिका कह सकता है कि जाहिर सी बात है, जिस तरीके से आप कर रहे हैं, इंडिया विल टेक इट्स ओन कोर्स। पाकिस्तान चीन के साथ गहरा संबंध है, इसलिए अमेरिका इन्फ्लुएंस कर रहा है कि चीन का जो प्रभाव है वो कम कर दे। अमेरिका पाकिस्तान को अब अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहा है। अब हो सकता है अमेरिका भारत जैसे क्षेत्रीय शक्तियों को यह कूटनीतिक संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि वो अपनी नीतियों में बदलाव कर रहा है। हम पाकिस्तान के साथ नीति में बदलाव कर रहे हैं। अब एक क्रिप्टो सौदा, आर्थिक, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो भी यहाँ पर चल रही हैं कि बिजनेसमैन हैं, तमाम चीज़ें हैं, वो सब जो है वो चल रही हैं और वो सब चीज़ें जो हैं यहाँ पर चलेंगी। जो ये ट्रंप और मुनीर की मुलाकात होनी है, ब्लैक चेन, क्रिप्टो करेंसी सौदा, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर इस चीज़ में रखी गई हैं। इन चीज़ों पर मुनीर वहाँ पर पहुँच गए हैं। तो लब्बो लवाब ये है, ईरान इजराइल की जंग, अमेरिका डायरेक्टली आने को तैयार। हम नहीं कह रहे कि हमारे देश पे अगर अमेरिका सीधा आता है तो वो भी बचेगा नहीं, हम भी पूरे तरीके से जंग का ऐलान करते हैं। अब जंग अगर वहां पर चलती है, जाहिर सी बात है पूरा यहां पर पूरा मध्यपूर्व जो है वो इससे अफेक्ट होता है। अंत में आते आते अगर अमेरिका ये कहता है कि वो जंग ये रुकवा सकता है, लेकिन अमेरिका का भी एक कैरेक्टर हमने आपको बता दिया, वो सद्दाम हुसैन के वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन से लेकर के यहां पर अनकंडीशनल सरेंडर ईरान और आई विल कम से लेकर के हमारे यहां कहता है कि पाकिस्तान कम फॉर लंच।